ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किए हुए। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर इसी चैप्टर 12 के रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। अच्छा, ये जो टॉपिक आपके पास है बुनियादी तौर पर आपका इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस डिस्कशंस हैं जो आपने क्लास के अंदर की है, और उन्हीं के हवाले से हम लोग कुछ बातें मैं से रिपीट करके फिर मैं इस टॉपिक पर आ जाऊँगा। आपने बच्चों डिस्कस किया हुआ कि सबसे पहली बात एक टर्म आपने डिस्कस की, कूलम लॉ से आपने स्टार्ट किया था कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उसको आप कहते हैं बेटा कूलम फोर्स का नाम देते हैं। द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ force of attraction or repulsion present between two charges is illustrated by coulomb। और फिर इसके बाद आपने कॉन्सेप्ट बच्चे डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के गिर्द ऐसी जगह जहां तक चार्ज दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को आप बेटा क्या कहते हो? इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अच्छा, फिर हमने एक और बात डिस्कस की कि जैसे मैग्नेट होता है ना, एक लोहे का टुकड़ा आपके पास आप घर के बाहर रख दें, मैग्नेट अपने कमरे में रख दें तो इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेट के करीब लेकर आओगे, एक खास डिस्टेंस पर जाकर देखोगे कि मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो मैग्नेट के गिर्द वो रीजन जहां तक मैग्नेट दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली चार्ज के गिर्द वो जगह जहां तक चार्ज दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंडिकेशन करने के लिए कि कितनी फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और फिर फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या है उसको शो कराने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, जिनके हवाले से हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज में से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? एमर्ज होती हैं, बाहर निकलती हैं, आउटवर्ड आपके पास वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। आपने उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो ये बातें आपने ऑलरेडी डिस्कस की है। और फिर इसके साथ आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा? कितनी फील्ड लाइंस, मसलन आपके पास ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर देते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर आप लोगों की तरफ आ रही है। आप इसके रास्ते में कोई भी सरफेस रखते हो, फॉर एग्जांपल ये आपने सरफेस रखी, इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास ऑन हो रही है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों आपने डिफाइन किया था मैथमेटिकली, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इनकी डॉट प्रोडक्ट थी और इसका आंसर आपने कहा था ई ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। ये सारा आपका प्रीवियस नॉलेज था जो आपने इस टॉपिक से पहले बातें बच्चे ऑलरेडी पढ़ी हैं। अच्छा, आज हम डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। लेट अस सपोज कि आपके पास एक सरफेस है बेटा, से स्फेरिकल सरफेस, एक फुटबॉल कंसीडर कर लें। फुटबॉल के एग्जैक्ट सेंटर में क्या है बेटा? आपका से एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू मौजूद है। अब डेफिनेटली क्या होगा बेटा? इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज आउट होंगी, बाहर को निकलेंगी लाइक दिस। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बेटा बना दी है जो कि इस स्फेरिकल सरफेस में से एमर्ज आउट हो रही है। अब ये फील्ड लाइंस हमने चंद बनाई है, एक्चुअल में फील्ड लाइंस हजारों लाखों करोड़ों में आपके पास आएंगी। अनकाउंटेबल फील्ड लाइंस है, जब काउंट नहीं की जा सकती तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना डायरेक्ट मुमकिन नहीं है। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसकी मदद से हम क्या करें, किसी भी क्लोज सरफेस के हवाले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट करें। अब उसके लिए बेटा आप क्या करते हो? पहला स्टेप आप यहां पर करते हैं जी कि आप जैसे फुटबॉल होता है उसकी सरफेस पर छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं, आप भी अपनी क्लोज सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें। मसलन ऐसे आपके पास एक पैच आ गया, यहां पर पैच है,
ऐसे आपके पास मुख्तलिफ पैचेस आपने बना दिए। अच्छा, मजीद आप कहते हैं बेटा कि यहाँ पर ये जो रेड लाइन के साथ शो हो रहा है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन है। वेक्टर एरिया होता है बेटा किसी भी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल। अब अगर एक स्फीयर ऐसे फुटबॉल है, इसकी इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल होगा यू, इधर अगर बनाना है तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा यू, अगर इधर बनाना है तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा यू, अगर इधर बनाना है तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा यू। सो आप कहते हैं कि आउटवर्ड नॉर्मल इन सब का कुछ ऐसा होगा। ये मैं ब्लैक के साथ शो कर रहा हूं, ये सारे किसको शो कर रहे हैं बेटा? वेक्टर एरिया को। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया सारे पैचेस के लिए दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा आपके पास? सेम। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेड के साथ अपवर्ड, वेक्टर एरिया ब्लैक के साथ अपवर्ड। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल किसके बराबर होता है बेटा? 0 डिग्री के बराबर। सो भाई हम यहाँ पर हर पैच का फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। पहले पैच का फ्लक्स लेते हैं मसलन phi1, इट इज इक्वल टू E1 A1 cos थीटा 1। थीटा किसकी इक्वल है बेटा? 0। तो इसका रिजल्ट आएगा E1 A1 cos of 0 because electric field and vector area both are parallel to each other। तो थीटा 1 की जगह, थीटा 2 की जगह, थीटा 3 की जगह, सब की जगह एंगल क्या लेना है आपने? 0 डिग्री के बराबर। cos 0 आपके पास मैथ्स वाले जानते हैं 1 के बराबर होते हैं। सो phi1 आपके पास आ गया E1 A1 के बराबर। ऐसे ही बेटा अगर आपने पैच 2 लेना है, कोई भी पैच ले ले, उधर भी आपके पास फ्लक्स क्या आएगा बेटा? E2 A2, एंगल अगेन आपके पास क्या है बेटा? 0 डिग्री। और phi2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा? E2 A2 के बराबर। ऐसे ही आगे चलते जाओ। लेट अस सपोज आपकी पूरी सरफेस n छोटे छोटे पैचेस पर कंपोज है, तो phi n बराबर आ जाएगा बेटा En AN। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू nth पैच ये किसकी को लाएगा बेटा? En AN के बराबर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं अगर आपने टोटल एरिया का, टोटल आपके पास सरफेस का फ्लक्स अगर कैलकुलेट करने, तो इन सारे फ्लक्सेस को आप आपस में क्या करेंगे? सम अप करेंगे, एड अप करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट विल बी इक्वल टू क्या? phi1 प्लस phi2 प्लस सो ऑन अप टू phi n। आपने सारे फ्लक्सेस को क्या किया बेटा? एड अप कर दिया। अच्छा जी, इसका रिजल्ट आएगा आपका phi e इज इक्वल टू E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस सो ऑन En AN। ये जनाब आपने यहाँ पर क्या किया? सारे फ्लक्सेस का सम अप ले लिया। अब हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, E की वैल्यू होती है KQ/R²। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R²। हमारे इस केस में बेटा देखिए K है कांस्टेंट, Q क्या है? चार्ज, एक ही चार्ज है, तो Q भी क्या होगा बेटा आपका? कांस्टेंट। R क्या है? डिस्टेंस, किन दो चीजों के दरमियान? चार्ज और सरफेस के दरमियान। और ये है सरफेस का रेडियस। क्या है बेटा? ये सरफेस का रेडियस। यू विल से दैट कि हर पैच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ये बराबर है, और सारे डिस्टेंसेस किसके बराबर है? R के बराबर, रेडियस के बराबर। अगर डिस्टेंस बराबर है तो R भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। मतलब क्या होगा? चाहे E1 ले, चाहे E2 ले, चाहे E3 ले, हर जगह पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, सेम रह रही है। ये बात मैं बेटा यहां पर लिख रहा हूं, E1 इज इक्वल टू E2 सो ऑन इज इक्वल टू En। और ये सब बेटा E के बराबर है, फिर E इज इक्वल टू क्या? KQ/R²। ये बात अब मैं यहां पर इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करनी है। देखिएगा बेटा क्या रिजल्ट आता है? phi E इज इक्वल टू G। E1 की जगह मैं लिख देता हूं बेटा E, साथ आएगा A1 प्लस E2 की जगह भी मैं क्या पुट कर देता हूं? E पुट कर देता हूं, और साथ आ गया बेटा A2 प्लस सो ऑन EAN। ये आपने क्या किया बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज उन सब की जगह आपने E पुट कर दिया। इसमें से आप देख रहे हैं जी मैथ वाले की E कॉमन है, बाकी क्या बच गया जी? A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन अप टू AN।
अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बच्चे E की वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी A1 और A2 इनकी वैल्यूज देखते हैं। E की वैल्यू आपने देखी बेटा किसके बराबर है, अभी हम लिख चुके KQ बाय R स्क्वायर। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालने का फॉर्मूला है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अगर आपके पास चार्ज और सरफेस के दरमियान फ्री स्पेस या वैक्यूम मौजूद हो तो E की जगह K की जगह आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या आ गया बेटा Q बाय R स्क्वायर। अच्छा, एक तो E की वैल्यू आ गई, दूसरा बेटा A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन अप टू AN। अच्छा, ये आपकी स्फीयर की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पैचेस हैं, इन सब को अगर प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा। क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बेटा हमेशा इक्वल होता है, मैथ्स वाले जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। किसकी इक्वल होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब जरा इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास इन पूरी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, 4 पाई आर स्क्वायर, और E की वैल्यू आपके पास आई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इसको अबव इक्वेशन में पुट करें, 5E बच्चों आपके पास आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर इन सारी टर्म्स की जगह आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। हाँ भाई, यहां से हमें ये भी पता चल रहा है कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है जी, 4 पाई और 4 पाई आपस में कट गया, R स्क्वायर और R स्क्वायर क्या हुआ बेटा, आपस में कैंसिल आउट हो गया। सो जनाब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है भाई जनरल फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। देखिए हमने स्फीयर कंसीडर किया था और कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट निकाला Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन चार्ज एनक्लोज्ड। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सरफेस में या जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितने। दूसरी बात किस पर डिपेंड करता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट दूसरे अल्फाज में मीडियम पर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इसकी फिगर को एक्सप्लेन करे कि ये स्फीयर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कौन सी शेप है। सो यू विल से दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन चार्ज, also depend upon medium, but it doesn't depend upon the geometry of the surface, shape of the surface पर ये डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला यही है। ये था जी आज का लेसन जिसके अंदर हमने बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। हमने पहले डिफाइन किया फ्लक्स को, फिर उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस की, एक सरफेस ली, उसके गिर चार्ज था, उसके हवाले से हमने बच्चे एक सरफेस के अंदर चार्ज था और एक स्फेरिकल सरफेस थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेकर आपने उस सरफेस के पैचेस बनाए, हर पैच का अलग अलग फ्लक्स निकालकर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए सम अप किया और रिजल्ट आपका फाइनल आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन चार्ज, डिपेंड अपॉन मीडियम, बट इट डजंट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। ये था जी आज का लेसन। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बेटा बताइएगा, इंशाल्लाह आगे फर्दर चलेंगे।